हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं नया लेक्चर के साथ। आज हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो, जो हमारा लास्ट लेक्चर था बच्चों, उसमें हम लोगों ने बात करी थी अबाउट कूलम्स लॉ। आज हम लोग बात करेंगे उसी कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन लगाते हुए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज हम इसको देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उन्हें देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको मल्टीपल फोर्सेस निकालनी, मल्टीपल फोर्सेस को ऐड करना है, एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर ढेर सारे चार्जेस उसके आसपास रखे हैं, और उन चार्जेस की वजह से अगर आपको टोटल फोर्स उस चार्ज के ऊपर निकालनी है तो आपको उन इंडिविजुअल फोर्सेस का करना होता है वेक्टर सम। मान लीजिए हमारे पास ये तीन चार्जेस हैं, ए, बी और सी, ये इन पॉइंट्स पर रखे गए हैं। ठीक, अब आपको इस चार्ज सी के ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है। तो यहां पर चार्ज सी को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स लगाएगा FCA। ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज सी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो फोर्स लगाएगा FCB। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, तो ये अंदर वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करूं बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ, तो मैं टोटल फोर्स F कैलकुलेट कर सकता हूं ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज C। तो यहां पर मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ कौन सा वाला एडिशन शो करता है, वो लगाया जाता है वेक्टर एडिशन पर। इसका मतलब अगर मुझे एक चार्ज के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स निकालनी है ड्यू टू अदर चार्जेस इन इट्स सराउंडिंग्स, तो मुझे वेक्टर सम करना पड़ता है इंडिविजुअल फोर्सेस का। इसी को बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपके पास किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा चार्जेस हैं और आपको उन पर लगने वाली टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो आपको उन इंडिविजुअल फोर्सेस का करना होता है वेक्टर सम। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हम इसमें कहते हैं ये हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये है दूसरा चार्ज Q2, और ये है एक तीसरा चार्ज Q3। इन सब से कुछ दूरी पर हमने ये चार्ज रख दिया कैपिटल Q। ठीक है जी। अब इनके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं उन्हें निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा डिस्टेंस R1, लेटेस्ट से ये डिस्टेंस है R2, और इस थर्ड चार्ज का डिस्टेंस है R3। तो अब इस चार्ज Q पर ये Q1 रिपल्शन की फोर्स लगा रहा होगा कुछ ऐसे। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं एज F1। ये Q2 इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी रिपल्शन की होगी, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये फोर्स हो गई F2। ठीक इसी तरीके से ये Q3 भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, और ये फोर्स भी रिपल्शन की होगी, क्योंकि यहां पर सारे चार्जेस पॉजिटिव हमने लिए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q, तो जो नेट फोर्स आएगी एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q, वो जो नेट फोर्स आप लिखेंगे तो वो F नेट वेक्टर आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। यानी हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस का करेंगे बच्चों वेक्टर सम। अब ये इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने के लिए आप कूलम्स लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं F1 की बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन R1 स्क्वायर। इसी तरीके से F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q अपॉन R2 स्क्वायर। सिमिलरली F3 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3Q अपॉन R3 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फोर्सेस को ऐड करेंगे बाय यूजिंग वेक्टर सम, और इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसको पढ़ाने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये इंडिविजुअली तो ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके ऊपर
क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। एनसीईआरटी के भी कुछ बहुत लाजवाब क्वेश्चंस हैं, हम उनमें से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे अब, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होती है कैसे निकाली जाती है, अगर आपके पास n चार्जेस हो, ये तो 3 का केस हमने देखा था, अगर n चार्जेस हो तो क्या होगा, F12 प्लस F13 ऐसे करते 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 टिल F1n, यानी सारी फोर्सेस का हम लोग करेंगे वेक्टर सम। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, अब इसका कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे यूज होता है, उसे बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम पहले 11th में भी पढ़ चुके हैं। किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है, उस नेट फोर्स की वैल्यू बच्चों 0 आए, तब हम उस सिस्टम को कहते हैं द सिस्टम इज इन सम काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहां पर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो हमारे पास एक चार्ज सिस्टम है जिसमें मल्टीपल चार्जेस होंगे और आपसे कहा जाएगा कि उसका इक्विलिब्रियम हमको ढूंढना है। तो देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस जो कि इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं वो होता है मिनिमम 3 चार्जेस। कम से कम आपको 3 चार्ज लगेंगे इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। 2 चार्जेस इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। यू एटलीस्ट नीड 3 चार्जेस टू अटेन इक्विलिब्रियम। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ही देखेंगे। अब इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ये दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, ये Q1 है, मान लीजिए ये Q2 है। अब इनके बीच में मुझे एक चार्ज रखना है, ठीक है, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो सवाल है कि वो चार्ज कैसा हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए, पहले पॉजिटिव चार्ज रख करके देखते हैं, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहां पर पहले प्लस क्यू रख दिया, स्मॉल क्यू, ठीक है। तो अब ये Q1 इस Q को रिपेल करेगा, फोर्स F1 लगेगी। ये Q2 इस Q को रिपेल करेगा, फोर्स F2 लगेगी। हमें साफ साफ दिख रहा है दोनों फोर्सेस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो हमें यहां पर इक्विलिब्रियम कब मिल जाएगा, अगर एक को पॉजिटिव x को प्लस ले रहा हूं तो इसको माइनस लूंगा, तो नेट फोर्स आ जाएगी F1 माइनस F2 और वही हमारे पास F नेट दे देगी। और इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम होता है बच्चों जब ये नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। तो मेरे पास आ जाएगा F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू 0 या F1 शुड बी इक्वल टू F2। ये बात तो हमें समझ में आ गई, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन यहां पर सिर्फ ये सेंटर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हुआ, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिस्टम के लिए साइड वाले चार्जेस पर भी फोर्स निकाल करके देखते हैं। देखिए, साइड वाले चार्ज पर ये प्लस क्यू रिपल्शन की फोर्स लगाएगा, इसे F0 डैश मान लेते हैं। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा ये भी रिपल्शन की होगी, इसे F2 डैश मान लेते हैं। और हमें पता है अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो वो इक्विलिब्रियम नहीं ला सकती, उनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमने जो अभी कंसिडर किया था उसमें ये तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन हमारा ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसे ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इसका मतलब सेंटर वाला चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम के लिए। अगर इक्विलिब्रियम करना है तो अब हम नेगेटिव रख करके देखते हैं क्या नेगेटिव में सिचुएशन चेंज होती है। लेट अस सी, ये हमारे पास आ गया Q1, ये हमने बीच में रखा आपकी बार माइनस Q, ये हमारे पास आ गया Q2, ठीक है। अब Q1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, Q2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F2 लगाएगा। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0, तो F1 इक्वल्स टू F2 किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये तो ऑब्टेन हो गई, बीच वाला चार्ज तो अभी भी इक्विलिब्रियम में आ रहा है। अब देखते हैं साइड वाले चार्ज के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा F0 डैश, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा F2 डैश।
अब अगर आप ध्यान से देखो ये फोर्सेस भी ऑपोजिट हैं, तो F2 डैश माइनस F0 डैश 0 अगर हो गया तो मैं कह सकता हूं F2 डैश इक्वल्स टू F0 डैश। तो अब की बार साइड वाला चार्ज भी हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हमें एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि वो जो मिनिमम 3 नंबर ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं उसमें से 2 चार्जेस होने चाहिए लाइक चार्जेस। जो साइड में रखे गए होंगे चार्जेस वो होने चाहिए लाइक चार्जेस, और जो हम बीच में चार्ज रखेंगे बच्चों, ये बीच वाला चार्ज अनलाइक नेचर का होना चाहिए, तभी हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। तो सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि तीनों लाइक चार्जेस कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। उसमें बीच का जो चार्ज है, जो थर्ड चार्ज हम ले रहे हैं, जो सेंटर में हमने रखा है या बीच में कहीं भी रखा है, वो चार्ज अनलाइक होना जरूरी है, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें हमने ये तो देखा कि ये जो सेंटर वाला चार्ज है ये तो इक्विलिब्रियम अटेन कर पा रहा है, लेकिन जो साइड वाले चार्जेस हैं ये वाले, ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि इस पर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, और सेम डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो हमें ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया 3 चार्ज पार्टिकल में कि बीच वाला चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। इसी चीज को मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। आपके पास 3 चार्जेस हैं Q1 और Q2, आपने बीच में तीसरा चार्ज रखा, आपको ये बताना होगा कि कहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमने माना एक से डिस्टेंस x है तो दूसरे से r माइनस x है, तो अब यहां पर इस वाले चार्ज पर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हों। तो सम करते समय उनका क्या रिजल्ट होगा? माइनस, और माइनस इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स कितनी होती थी? 0, तो उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास जो Q की फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी, यानी जो Q के लिए आप सॉल्व करोगे फोर्स के लिए वो ये, इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये कहा जाए कि वो सेंटर वाला चार्ज कितना हो, आपको ये दे दिया गया यहां पे रखा है, सेंटर पे रख दिया मान लो चार्ज, तो आपको x की वैल्यू पता है, r माइनस एक्स भी आप निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए ये बीच वाला चार्ज कैसा हो कि आप यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन कर सको, तो उसके लिए आप किसी एक साइड वाले चार्ज के ऊपर, कोई सा भी एक चार्ज, चाहे वो Q1 हो या Q2 हो, उसके ऊपर की नेट फोर्स निकालेंगे और वो नेट फोर्स रख देंगे 0, जैसा कि हमने प्रीवियस केस में देखा था। सेंटर वाले चार्ज के ऊपर तो दोनों केस में हमारे पास नेट फोर्स 0 आ रही थी, लेकिन साइड वाले चार्ज से असली खेल समझ में आ रहा था। अगर साइड वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो हमारे चार्ज का जो आपके पास पोलैरिटी है वो सही बैठती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां भी हम उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम किसी भी एक साइड वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 रख देंगे, इससे हमारे पास जो चार्ज Q है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिए हैं, आप डायरेक्टली Q1 Q2 की फॉर्म में इन फॉर्मूलाज को नोट कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई देम डायरेक्टली ऑन क्वेश्चंस। आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस पर अप्लाई भी कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन्स में तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूलाज याद करेंगे और इससे आपके पास आंसर निकल जाया करेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए, अब हम इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन उठाते हैं ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझ में आए। देखिए, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं और अगर आप उसका कोई क्वेश्चन लगाते हैं, ऐसा करने से बच्चों हमारा वो कॉन्सेप्ट और बेहतर समझ में आता है। इसलिए आप भी कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप भी कोई चीज पढ़ते हैं तो आप उस पर क्वेश्चन जरूर लगाएं साइड बाय साइड, उससे वो कॉन्सेप्ट और बेहतर बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 small beads having positive charges plus 3q and plus q fixed at the opposite ends of a horizontal insulating rod extended from the origin to the point x equals to d shown in the figure. A third small charged bead is free to slide. इस रॉड के ऊपर ये चार्ज बीड जो मूव कर सकता है। आपसे पूछा गया एट व्हाट पोजीशन द थर्ड बीड इन इक्विलिब्रियम कैन इट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको बताना है ये कहां पर रखा जाएगा तीसरा चार्ज कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, और आपसे पूछा गया क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल वाली बात अभी समझते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले हम वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन निकाल लेते हैं। आपसे पूछा है
क्या आपको बताना होगा एट व्हाट पोजीशन, आपको पोजीशन बतानी है। पोजीशन के लिए हम लोग ये x निकालने के लिए सेंटर वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स को क्या मानते हैं, जीरो। अगर हमें पोजीशन निकालनी होती है बच्चों तो हम सेंटर वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो मानते हैं। अगर हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो साइड वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो मानते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक चार्ज है, ये है हमारे पास +3q, ये एक दूसरा चार्ज है, ये है +q। ठीक, इन्होंने कहा बीच में एक चार्ज आपने रख दिया है। A third small charge bead is free to slide on the rod. At what position is the third bead in equilibrium? आपको बताना है ये कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैंने कहा ये जो चार्ज Q0 है बीच में रखा, ये मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया गया था, देखो आपको कहा गया था ये वाला चार्ज ओरिजिन पर रखा है, ये वाला डिस्टेंस d पर रखा है, तो ओरिजिन और इसके बीच का टोटल डिस्टेंस हो जाता है बच्चों d। तो अगर मैं इस वाले चार्ज से इसको x मानता हूं तो दूसरे वाले से ऑटोमेटिकली d माइनस x का डिस्टेंस मेरे पास बन जाता है। अब ये जो सेंटर वाला चार्ज है ये 3q इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, इसको F1 नाम दे देते हैं। ये q इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, इसको F2 नाम दे देते हैं। ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट ही लगेंगी चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अब इन दोनों का इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टोटल फोर्स जीरो आ जाए। तो मैं कहूंगा फॉर इक्विलिब्रियम F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू जीरो, या F1 शुड बी इक्वल टू F2। अब F1 F2 की वैल्यू रख दीजिए। F1 है 3q और Q0 के बीच की फोर्स डिस्टेंस x पर रखे हुए, k इंटू 3q इंटू Q0 अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर, ये हमने कूलम्स लॉ लगाया बच्चों यहाँ पर, इक्वल्स टू k q इंटू Q0 अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर। ये बन गया, k और Q0 कैंसिल, q से ये q कैंसिल, तो मेरे पास आया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं √3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस एक्स। मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3 इंटू डी माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दें, √3d माइनस √3x इक्वल्स टू एक्स, इसे इधर ले जाएं तो √3d इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर √3x, या आप कह सकते हो √3d इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर √3। अगर आपने x कॉमन ले लिया तो x का आंसर आ गया अंडर√3d अपॉन 1 प्लस √3। दिस विल बी द पोजीशन जहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, यानी पॉजिटिव +3q चार्ज से कितनी दूरी पर, √3d अपॉन 1 प्लस √3 पर आपको इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगा। समझ में आ गया सबको ये? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर द चार्जेस q q एंड माइनस q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बच्चों ये एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफ साइड ए आपको निकालनी है फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हमने यहां पर एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर Q, Q और माइनस Q रखे हैं। आपको हर चार्ज पर फोर्स निकालनी है, आपको सारी साइड्स गिवन है यहां पर A के बराबर। तो हम इस फिगर को एक काम करते हैं, हम इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, है ना बच्चों। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं अब प्यारा सा। तो अब बन गया, ठीक है। चलिए हमने यहां पर चार्ज रखा +q, यहां पर चार्ज रखा +q, और यहां पर चार्ज रखा हमने -q, ठीक है। तो चलिए अब इनमें से दो की फोर्स निकाल लेते हैं, तीसरे वाले की सेम होगी, दोनों +q पर फोर्स सेम तरह की लगेगी। चलिए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो
ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा विथ अ फोर्स एफ। ये साइड ए और ए और ए है, ठीक है। अब मैं इस फोर्स एफ का फॉर्मूला लिख सकता हूं बच्चों। जो फोर्स एफ होगी इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगाया, चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू और क्यू ही है, एक प्लस एक माइनस और दो प्लस, तो इससे क्या होगा, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही रहने वाला है। तो यहां पर फोर्स लगेगी एफ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां भी एफ ही हो जाएगा क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब हम सबको पता है ये जो ये इंटीरियर एंगल है ये 60 डिग्री होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं प्यारा सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम कहते हैं ये हमारे पास आ गई बच्चों नेट फोर्स, इसको पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं, तो इसको एफ बी नाम दे देते हैं, फोर्स ऑन बी। इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो एफ बी अगर अब आप कैलकुलेट करो तो देखो आपके पास एफ बी कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ, भाई आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 120 डिग्री। तो जो फोर्स ऑन पार्टिकल बी आएगी बच्चों वो आएगी अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 120 होता है -1/2, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ एफ स्क्वायर। तो फोर्स ऑन बी इक्वल्स टू एफ आ गई और एफ की वैल्यू कितनी थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। अब आते हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर, देखते हैं फोर्स। भैया नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अब फोर्स तो ये भी एफ ही होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। ये पॉजिटिव चार्ज भी इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स भी कितनी होगी, एफ ही होगी। ये एंगल बीच का है 60 डिग्री। तो अब अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो मैं इस पर ये नेट फोर्स एफ सी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब की बार थीटा कितना लेना पड़ेगा, मुझे 60 डिग्री लेना पड़ेगा, तो एफ सी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सेम पहले वाले की तरह, बस यहां पर 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास एफ सी आ गया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर। तो एफ सी की वैल्यू आ गई एफ अंडर रूट 3, एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसका रूट 3 टाइम्स, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ए वाले चार्ज के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड बी वाले के बराबर ही आएगा, एफ के बराबर, क्योंकि उसके लिए भी देखो फोर्स डायग्राम में बना दूं अगर तो आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा बेहतर। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को करेगा रिपेल, ये नेगेटिव इसको करेगा अट्रैक्ट, एंगल हो जाएगा फिर से 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट ठीक उसी तरीके से निकल करके आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैग्नीट्यूड बराबर आएगा दोनों का। आई बात समझ में सबको। तो इस तरीके से हमने तीनों चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर ली। यहां पर हमने यूज किया एक किया कूलम्स लॉ और दूसरा किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 4 equal point charges each 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter। आपसे कहा गया कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। आपको किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। 16 माइक्रोकूलम के 4 चार्जेस रखे हैं 0.2 मीटर साइड के स्क्वायर पर। तो चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने स्क्वायर बना दिया। अब हम यहां पर एक कॉर्नर उठा लेते हैं। हमने कहा भैया चार्ज यहां भी रखा है, क्यू यहां भी रखा है,
Q, यहां भी रखा है Q और यहां पर भी रखा है Q, चारों बराबर चार्जेस हैं। ठीक है, हम इसकी साइड को A मान लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेंगे, जब वैल्यूज रखेंगे तो वेरिएबल की फॉर्म में हम रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मैं ये डायगोनल निकालूं, देखो इनकी दूरी A है, इस वाले चार्ज की दूरी A है, बचा ये तीसरा वाला चार्ज। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप कहोगे, मान लो इसको नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए, A, B, C एंड D। तो ये जो AC हमारे पास निकल करके आएगा बच्चों, AC वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2A स्क्वायर का अंडर रूट, यानी A रूट 2। जो भी A की वैल्यू होगी उसका रूट 2 टाइम्स आपके पास AC की वैल्यू आ गई। अब यहां पर ये जो हमारे पास चार्जेस हैं, ये इस Q वाले चार्ज, इस C वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं। एक मिनट, हम इसको क्या थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। हम इस फोर्सेस को F1 और F1 नाम दे देते हैं। आप कहोगे सर दोनों की F1 क्यों? देखो, फोर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, चार्जेस और डिस्टेंस। यहां पर चार्जेस कितने हैं? Q and Q, डिस्टेंस कितना है A। यहां पर चार्जेस कितने हैं? Q and Q, डिस्टेंस कितना है A। तो भाई फोर्स तो बराबर होगी। ठीक, तो जो फोर्स F1 है, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये अलोंग द एज ऑफ आर स्क्वायर लग रही हैं तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं बच्चों, हमें ये बात पता है कि अगर दो वेक्टर्स बराबर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो यहां पर जो फोर्स इस पर लग रही है इनकी वजह से, मैं उसको नाम दे देता हूं F या R, FR नाम दे देते हैं इसको सपोज। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A भी F1 है, B भी F1 है, तो आपके पास अंडर रूट 2 ऑफ F1 का स्क्वायर, यानी FR की वैल्यू आ गई F1 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास FR का फॉर्मूला आ गया। समझ में आई बात सबको? अब बात करते हैं, बचाइए तीसरा चार्ज। इस तीसरे चार्ज का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो हमने कैलकुलेट किया A अंडर रूट 2 मीटर। अब इसकी फोर्स रिपल्शन की होगी, तो इसकी जो फोर्स एक्ट करेगी, हमें ये बात पता है ये एंगल 45 है। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, याद रखिएगा। अब इसी तरीके से ये जो फोर्स लगाएगा, इसकी फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करेगी। इसको हम F2 नाम दे देते हैं। अब अगर आप F2 का फॉर्मूला निकालो भाई, तो F2 जो आएगा वो आएगा K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस था A अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक है जी बच्चों, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आपने लिया है, इसकी वैल्यू अगर आप रख दो यहां से, तो आपके पास है अंडर रूट K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो जो आपके पास नेट फोर्स निकल करके आएगी, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगती है तो उन्हें ऐड कर देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक रस्सी को पकड़ के खड़े हैं दो लड़के, पहला वाला लड़का उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है, पीछे से दूसरा लड़का उसी डायरेक्शन में खींचता है, 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं उस रोप पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो आप कहेंगे सर 10 न्यूटन पहले वाले की और 5 न्यूटन दूसरे की, टोटल लगेगी 15 न्यूटन। यस और नो? तो यहां पर सेम, हम सेम डायरेक्शन वाली फोर्सेस हैं, तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को उठा करके ऐड कर देते हैं। तो जो मेरे पास नेट आंसर आएगा वो FR प्लस F2 आएगा। FR का है अंडर रूट 2 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और F2 है K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से कॉमन चीजें कैलकुलेट कर लूं बाहर, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। ये जनरल फॉर्मूला होता है
स्क्वायर के साइड पर रखे किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने का, अगर चारों चार्जेस बराबर हैं। अब इसमें आप Q की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 16 माइक्रोकूलम, A की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 आपको मिल जाएगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया सबको, यस और नो बच्चों? ठीक, तो चलिए अब एक क्वेश्चन है जो आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। ये जरूरी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आपके पास दो कंडक्टर्स हैं आइडेंटिकल इन शेप, बिल्कुल एक जैसे शेप और साइज के, लेकिन उनमें से एक बना है कॉपर का और दूसरा बना है एल्यूमिनियम का। हमें पता है कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम से, इसीलिए जो हमारे घर में वायरिंग यूज होती है वो कॉपर की यूज की जाती है ना। एल्यूमिनियम, आपको सर एल्यूमिनियम की भी कुछ होती है, वो तब होती है जब आपको सस्ता कंडक्टर चाहिए हो, लेकिन वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ज्यादा बेहतर कंडक्टर जो है वो कॉपर है, कॉपर इज मोर कंडक्टिंग, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया दोनों को हमने एक जैसी फील्ड में रखा। अब इंडक्शन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था, अब आपको बताना है इन दोनों में से किस में ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा। सोचो जरा सा इस क्वेश्चन के बारे में, सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो और प्लीज अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं देखना चाहता हूं आप में से कौन कौन इसका सही आंसर निकाल पाया है। ठीक है बच्चों, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग बताएं। अब देखो, आप सोचोगे सर एल्यूमिनियम जो है कम कंडक्टिंग है और जो कॉपर है वो ज्यादा कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब उसमें ही ज्यादा चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आपको याद रखना है सारे ही कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है फॉर ऑल कंडक्टर्स, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंफिनिटी लिखी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इंड्यूस चार्ज का एक फॉर्मूला वो होता है Q डैश या Q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। अब यहां पर हम K को इंफिनिटी रख देते हैं। पहले समझते हैं ये Q डैश क्या है। ये है इंड्यूस्ड चार्ज, यानी जो चार्ज कंडक्टर्स के ऊपर आएगा, इंड्यूस हुआ, ये है वो चार्ज जो इंड्यूस कर रहा है, तो इसे बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये वो चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें इंडक्शन हो रहा है। अब अगर मैं यहां पर K को इंफिनिटी रखूं फॉर मेटल्स, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो Q डैश आ जाएगा माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, तो माइनस Q इंटू 1 माइनस 0, तो आपके पास आ जाएगा Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस शो कर रहा है इंडक्शन में हमेशा ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, तो अगर आप पॉजिटिव रॉड लाते थे तो नेगेटिव चार्ज पास में इंड्यूस होता था, नेगेटिव रॉड लाते थे तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता था। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जो इंड्यूस चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होगा, और क्वेश्चन कह रहा है हमने दोनों को आइडेंटिकल फील्ड में रखा है। इसका मतलब दोनों के पास जो चार्ज से इंड्यूस होगा, हेंस बोथ मेटल्स इंड्यूस चार्ज विल बी इक्वल। दोनों ही मेटल्स में जो इंड्यूस चार्ज है बच्चों उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो था ना बढ़िया सवाल। ये ऐसे सवाल जो हैं अगर आपने प्रैक्टिस ना किए हो तो आपको अचानक से अगर सर पे पड़ जाते हैं बच्चों, तो हम वहां तक सोच नहीं पाते। इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको मोस्टली क्वेश्चंस में ही मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है जो आपके बुक के बैक क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड करना हमेशा बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब बच्चों आपको अगर मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला पाऊं। ठीक, मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फॉलो मी देयर। और प्लीज इस QR कोड को स्कैन करो ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सको। ये बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि ऐसा करने से मैं आपको अच्छी अच्छी वर्कशीट्स, DPPs प्रोवाइड करवा पाऊंगा। प्लीज डू स्कैन दिस QR कोड टू बी अ पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। ठीक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।